और उनके साथ जाकर सीखना होगा। सीखने से आदमी छोटा नहीं होता है, बड़ा उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर मजबूत है। मैं कहता हूँ कि अगर लल्ला सिंह यादव को आपको जानना है तो आपको समाजवाद को भी जानना होगा, आपको आम्बेडकरवाद को भी। आज आरएसएस इस देश में सफल इसीलिए है कि वो हर कोई चीज़ रहती है तो ओबीसी के लोगों को चाहे वो चेहरा बना दे। लेकिन नेता अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव के साथ जब वो सत्ता से बेदखल हुए तो उनके घर को पूरा गंगा जल से धुला गया, तो अखिलेश शुद्धिकरण किया गया। तो क्या प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत की तस्वीर में कहीं ना कहीं मैं आए दिन नई तस्वीरें लाने की कोशिश करता हूं और लोगों के बीच में दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या माहौल है। आज एक महापुरुष लल्ला सिंह यादव का जन्मदिन है, उस पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा, जिसमें खासकर अरुण जोगड़िया जी हैं, उनसे बात करूंगा कि क्या उनका विचार आता है। क्योंकि लल्ला सिंह यादव के बारे में शायद कोई जानता है कि नहीं जानता है वो तो बता नहीं सकता, क्योंकि एक यादव परिवार में वो जन्म लिए थे। जोगड़िया जी हैं, उनसे मैं बात करूंगा। पहले सर जी, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण जोगड़िया है और मैं सूरत सत्र न्यायालय में एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और बहुजन स्टूडेंट्स फेडरेशन फॉर इक्वालिटी एक स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर। सर देखिए, हमारा मकसद यह है कि जिस तरह से अपना ओबीसी समाज में कोई महापुरुष दिखाई नहीं देता है, हालांकि है पर दिखाई नहीं देता है, यह लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। उसमें से एक हमारे जो पेरियार लल्ला सिंह यादव जी हैं, जिनका जन्म 1 सितंबर 1911 को हुआ था, और इतना वो क्रांतिकारी थे, खासकर लल्ला यादव परिवार में थे वो, लेकिन यादव परिवार के लोग उन्हें जानता ही नहीं, जो यादव समाज के लोग उन्हें जानते नहीं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, महापुरुषों को जानने की अगर बात है तो हमारे महापुरुषों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि उनको जातियों में बांट दिया गया है। तो लल्ला सिंह यादव के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ खड़ी हुई है कि इनको सबसे तो पहले यादव जाति में बांट दिया गया है। उसके बाद परिस्थितियाँ ये हुई कि जब देश की शासक जातियों के द्वारा जब आंदोलन चलाए गए, वही उनकी ब्राह्मणवादी विचारों को मजबूत करने के आंदोलन चलाए गए, तब परिस्थिति ये हुई, ऑलरेडी ये महापुरुषों को जातियों में बांट दिया गया, और जब बांट दिया गया उसके बाद जब ये ऐसे ब्राह्मणवादी आंदोलन चले तो वो जो जातियों में भी सीमित करके रखा गया था उसको भी उन्होंने वहाँ से हटा दिया गया, जिसका परिणाम है कि ओबीसी समाज के अंदर आज ये लल्ला सिंह यादव की जानकारियाँ कम है। जैसे कि गुजरात की ही अगर आप बात करें तो गुजरात के लोगों को, अगर मैं कहता हूँ कि गुजरात के अगर आप बात करेंगे तो मैं कहता हूँ 99% ओबीसी लोगों को अगर लल्ला सिंह यादव की बात की जाएगी तो उनको जानकारी नहीं है। उनकी लिखी हुई किताब हर जगह अगर आप जाएंगे तो सच्ची रामायण जो उन्होंने ट्रांसलेट की मिल जाएगी, लेकिन जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं है, उसके दो कारण ये है कि महापुरुषों को जो जातियों में बांट देना, उनको वहाँ पर बांध देना, और दूसरा ये है कि जो लोग ये आंदोलन चला रहे हैं उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सबसे पहले ओबीसी के लोगों को जागरूक करने के लिए ओबीसी के महापुरुषों को ओबीसी के सामने रखा जाए। मेरा सवाल यह है कि जैसे कि एससी कैटेगरी के लोग हैं जो वो अपने महापुरुष को पकड़ लिया, ओबीसी समाज में कई जातियां हैं, ओबीसी से या कुशवाहा हो गए, मौर्य समाज के, मल्लाह समाज से, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें कि यादव, खासकर मैं यादव पर इसलिए कह रहा हूँ कि जो भारत के हर कोने में यादव समाज के लोग हैं, लेकिन वो यादव अपने ही समाज के जो लल्ला सिंह यादव को ही नहीं जानते हैं। उन्हें कई लोगों से मैंने पता किया, वो बोलते हैं कौन है लल्ला यादव, मैं जानता ही नहीं। लालू यादव को जानते हैं लोग, लेकिन लल्ला यादव को नहीं जानते। इसके लिए मैं सबसे पहले ओबीसी के जो लोग राजनीतिक आंदोलन चला रहे हैं उन लोगों को जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने वोट की राजनीति के लिए अपने महापुरुषों की छवि को कभी सामने नहीं रखा। उन्होंने मंदिर मस्जिद के लिए आंदोलन लड़ाई लड़ी, मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ी। उन लोगों ने ब्राह्मणवादी आंदोलन के समर्थन में लड़ाई लड़ी। उन लोगों ने अगर महापुरुषों के प्रस्तावित करने के लिए लड़ाई लड़ी होती तो ये परिस्थितियाँ नहीं होती। लालू प्रसाद यादव जैसे लोग हैं, चलो ठीक है, ओबीसी के लोग हैं, जागृति का काम करते हैं, लेकिन अगर ये बातें पूछी जाए कि लल्ला सिंह यादव जैसे महापुरुष है, उन पर समाज को जागृति फैलाने के लिए आपने क्या काम किया, तो वो नहीं है।
क्योंकि राजनीतिक शक्ति जो है ना वो ओबीसी के लोगों को दिमाग मन मस्तिष्क को तैयार करती है। सामाजिक आंदोलन में तो वो ब्राह्मणवादी आंदोलन के साथ है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर ओबीसी के नाम पर ओबीसी के लोगों के साथ है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये ओबीसी के लोग, जैसे अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव के साथ जब वो सत्ता से बेदखल हुए तो उनके घर को पूरा गंगा जल से धुला गया, तो अखिलेश शुद्धिकरण किया गया। तो क्या ललन सिंह यादव की बात अखिलेश यादव ने की? क्या नहीं की। तो फिर इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार मैं मानता हूं कि जो लोग ओबीसी के नाम पर राजनीति करते हैं लेकिन ओबीसी की जानकारियां नहीं देते वो है। जैसे कि एक समय पर बसपा के लोग सत्ता में आए, हालांकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी, लेकिन ये बात कहने से बेझिझक कह सकता हूँ। बसपा के लोग जब सत्ता में आए तो उन्होंने रामास्वामी पेरियार की भी बात की, उन्होंने नारायण गुरु का स्टेचू भी अम्बेडकर पार्क में लगाया, उन्होंने साहूजी महाराज का स्टेचू भी लगाया और राजनीति में भी महापुरुषों को स्थान दिया। लेकिन ओबीसी के जो लोग ओबीसी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो लोग राजनीति में भी ओबीसी के महापुरुषों को स्थान देना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि आज ओबीसी के लोगों को कोई जानकारी ओबीसी के लोग कम रखते हैं। तो ये शेड्यूल कास्ट के लोगों की जिम्मेदारी है कि ओबीसी के लोगों को जागरूक करने का काम। यही बात तो मैं देखता हूँ, जैसे मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ, ललन सिंह यादव का जन्मदिन हो रहा है, शेड्यूल कास्ट के लोग मना रहे हैं, यादव समाज नहीं दिखता है कहीं, और यादव जो परिवार है वो मनाता भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो है वो आंदोलन की मुख्य धरोहर के साथ चलने वाले लोग हैं। जो मुख्य धरोहर महापुरुषों की रही है वो जाति और कैटेगरी से ऊपर होकर रही है। उसका ही नतीजा है कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो आंदोलन चला रहे हैं वो अपनी जाति अपनी कैटेगरी से ऊपर होकर ये आंदोलन चला रहे हैं। जिस दिन ओबीसी के लोग इस मुख्य धारा में आएंगे तो वो भी ये चीज़ को छोड़ देंगे। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी काम यही है कि ओबीसी के लोगों को जोड़ने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को पहल करनी होगी। ओबीसी के लोगों को नेतृत्व देना होगा, ओबीसी के लोगों को मान सम्मान के साथ बुलाना होगा। आज आरएसएस इस देश में सफल इसीलिए है कि वो हर कोई चीज़ रहती है तो ओबीसी के लोगों को चाहे वो चेहरा बना दे लेकिन नेतृत्व देता है, कुछ भी कर ले नेतृत्व देता है। तो हमें भी नेतृत्व देना होगा, तब जाके ओबीसी के लोग हमसे जुड़ेंगे। एक लास्ट सवाल पूछा मैं, यादव समाज को पर्सनली बताऊँ, ओबीसी में समाज में जो कही जाती हैं, लेकिन खासकर यादव समाज को आज के दिन मैं बता रहा हूँ, आज ललन सिंह यादव पे क्या कहेंगे कि यादव समाज किस तरह से इनको जानेगा? अब ओबीसी समाज को अगर ललन सिंह यादव को जानना है, पूरे ओबीसी समाज नहीं, क्यों मैं यादव समाज को, हाँ मैं जो कहना चाहता हूँ वो अलग परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यादव समाज जो है, यादव समाज आपके यहाँ जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर मजबूत है। मैं कहता हूँ कि अगर ललन सिंह यादव को आपको जानना है तो आपको समाजवाद को भी जानना होगा, आपको अम्बेडकरवाद को भी जानना होगा। समाज और अम्बेडकरवाद जानने के बाद ही आप ललन सिंह यादव को जान सकते हैं। केवल ललन सिंह यादव की किताब पढ़ने से ललन सिंह यादव को समझा जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो एक किताब है, वो एक विचार है, वो एक सब्जेक्ट पर विचार है। तो ललन सिंह यादव के कोई एक सब्जेक्ट पर विचार जानने से ही ललन सिंह यादव को समझा नहीं जा सकता। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले ओबीसी के यादव लोगों को अगर ललन सिंह यादव को जानना है तो अम्बेडकरवाद को जानना होगा। अम्बेडकरवाद को जानेंगे तभी वो समाजवाद को समझेंगे। जब समाजवाद को समझेंगे तब वो ललन सिंह यादव को समझेंगे। सीधा ललन सिंह यादव को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आने वाला नहीं है। तो उनको सबसे पहले अपनी आजू बाजू की बस्ती में जो शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं उनके साथ छुआछूत खत्म करनी होगी, उनके साथ मित्रता कायम करनी होगी, उनके साथ समता कायम करनी होगी, बंधुता रखनी होगी और उनके साथ जाकर सीखना होगा। सीखने से आदमी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। सर हमारा कहना ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे कि एससी समाज के जो लोग हैं तो ओबीसी समाज का जो महापुरुष उनको भी पकड़ लेता है, लेकिन ओबीसी समाज अपने महापुरुष को नहीं पकड़ पाता है। इसके लिए मैं ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ। उसके लिए उनको शेड्यूल कास्ट के लोगों से सीखना चाहिए, शेड्यूल कास्ट से सीखना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अपनी कैटेगरी छोड़ी ना, तो आज शेड्यूल कास्ट के लोगों का नेशनल लेवल पर भी तो वोट बैंक है। बात जब राजनीति की होती है तो दलित वोट बैंक की बात की जाती है, ओबीसी वोट बैंक की बात की जाती है क्या, जब नेशनल स्तर की बात होती है। तो राजनीतिक स्तर पर भी अगर आपको सीखना है, सामाजिक स्तर पर सीखना है, धार्मिक स्तर पर सीखना है, तो भी ओबीसी के लोगों को अम्बेडकरवाद को जानना होगा, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ रहकर सीखना होगा। तभी जाकर वो रामास्वामी पेरियार समझ लीजिए या साहूजी महाराज समझिए, ललन सिंह यादव को समझ पाए। शुक्रिया सर जी बात करेंगे हमसे। आपका आभार। ये थे अरुण जोगड़ा जी, एडवोकेट हैं। ये अपनी बातों को एक एक शब्द में तौल कर रखते हैं। जिसने हमें सवाल पूछा, सवाल के सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया कि अगर यदि ललन सिंह यादव को जानना है
तो अम्बेडकरवादी के विचारधारा पे भी मानना पड़ेगा। अम्बेडकरवादी जो महापुरुष हैं उनको भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जो एससी एसटी के लोग हैं वो सभी महापुरुषों को याद करते हैं इसलिए कि वो सबके लिए काम किए हैं, लेकिन वो भी समाज अभी पकड़ नहीं पाता है, खासकर यादव समाज जो है कि वो नहीं पकड़ पाता है। इसके लिए इन्होंने अपना हर एक बात में पॉइंट रखते हुए अपनी बातों को रखे हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। खासकर ओबीसी समाज में यादव समाज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो को ज़रूर समझें। अगर अच्छा लगे तो उनको शेयर जरूर कीजिएगा। अब बदलते भारत पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बदलते भारत के फेसबुक पेज पे हैं तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन डी के राव के साथ गिरिजा प्रसाद, बदलते भारत, सूरत।